A very warm good evening, everyone. Hope my voice is audible and everything is visible. I'm not able to share my PPT. I'm just fixing that. Then come back to you all with the PPT fixed. So I hope now my voice is audible, PPT visible, everything is fine now. Kindly to reply in the chat box. Okay, thank you very much. And before I begin the session, आप लोग सबको पता होगा कि अभी एक नेशनल टीचर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी और वी वर वेरी वेरी फॉर्चुनेट एंड ऑनर्ड कि हम लोगों ने उसको बिहार में पहली बार organized किया and everybody who was a part of it and who made it a success, a big congratulations to us. Patliputra Sahodaya did it in collaboration with CBSE and it was a big success. So जिनको नहीं पता है उनको बताने के लिए और जो इसका पार्ट थे उनका शुक्रिया अदा करने के लिए because after the NTC this is first session that I'm having with you all on this platform. So it's a very very big moment for all of us कि हम लोगों ने कुछ किया जो बिहार को एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे ला करके प्रेजेंट करने लायक हम लोग बने. So we can really applause ourselves and pat our back. So now let's begin the session क्योंकि 1 घंटे का सेशन है और बहुत सारी बातें हैं. इनसाइट्स इनटू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कोई छोटी मोटी बात नहीं है क्योंकि 5 साल पहले ये पॉलिसी आई थी और ब्रशिंग अब बहुत ज्यादा जरूरी है. माय वॉइस इज लो. ठीक है, आई विल ट्राई कि हम थोड़ी जोर से बोल पाए. अगर ईयर प्लग्स हैं आपके पास तो जरूर लगा लीजिए क्योंकि आई एम सिटिंग इन अ प्लेस जो थोड़ी सी बड़ी है तो मेरी आवाज हो सकता है कि आपको कम मिले. अगर ईयर प्लग्स लगाएंगे तो बेहतरीन आवाज आप तक पहुंचेगी. सो लेट्स डाइव इनटू दिस टॉपिक, इनसाइट्स इनटू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. 5 साल पहले हो चुका इसको आए हुए और जब ये आई थी तो हम लोग बहुत ज्यादा क्लूलेस थे कि जस्ट अ मिनट. So we will not waste any time and begin the insights into national education. Go back to our own childhood days जब हम बच्चे थे और इसको बहुत theoretically और factually और database के ऊपर आज नहीं हम लोग समझेंगे. बट क्योंकि जब कोई पॉलिसी आती है और उसके साथ साथ एनसीएफ आया, एनसीएफ 2022 आया, 23 आया, एडोलेसेंट एजुकेशन आया, टीचर्स एजुकेशन आया, इतनी सारी चीजें हैं तो कभी कभी जो इनिशियल जो बेसिक चीज होती है उसकी ब्रशिंग अप, उसका रीइंफोर्समेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है. सो अगर हम लोग उस दौर में जाएं जब हम लोग खुद स्टूडेंट्स थे, सो किस तरीके के हम लोग स्टूडेंट्स थे पहले उससे हम लोग शुरू करते हैं ताकि ये समझ में आए कि आज के डेट में एनईपी इतनी ज्यादा रेलेवेंट क्यों है और इसकी जरूरत क्यों थी और अब देयर इज नो गोइंग बैक. सो दिस स्टोरी इज अबाउट अ लिटिल बॉय इन अ विलेज. और जिनको मेरे नेटवर्क का इशू लग रहा है, आई एम सिटिंग जहाँ पे नेटवर्क पूरा है, तो आप लोग एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करने की कोशिश करें, उससे नेटवर्क आ सकता है. तो नेटवर्क की कोई इशू नहीं, हो सकता है मेरी वॉइस थोड़ी सी कम हो मगर नेटवर्क इज बैंग ऑन. सो एक छोटे से बच्चे की कहानी है विलेज में जो कि 3 किलोमीटर बेयर फुट अपने स्कूल जाता था और उसके स्कूल में सिर्फ एक ही क्लासरूम थे जिसमें हर उम्र के बच्चे बैठते थे, एक ही ब्लैक बोर्ड था और एक ही थका हुआ टीचर था. बट दिस बॉय वॉज ब्रिलियंट एंड उसके अंदर एक जो चीज थी जो हर बच्चे में होती है वो एक क्यूरियोसिटी. तो बहुत सारे सवाल, ही लव्ड आस्किंग क्वेश्चंस. सो व्हाई इज द स्काई ब्लू, क्यों चांद चलता है हमारे साथ जब भी हम कहीं जाते हैं, इस तरीके के सवाल वो हमेशा पूछता रहता था ऑर्गेनिकली. तो टीचर जो था वो बहुत ज्यादा थका हुआ होता था तो टीचर ने उसको बोला कि इतना क्वेश्चंस मत पूछो, बस डेफिनेशन याद करो एंड डेफिनेशंस याद करोगे और एग्जाम में लिखोगे तो तुम पास कर जाओगे, ज्यादा सवाल मत पूछो, ज्यादा परेशान मत करो. आई होप माई वॉइस इज क्लियर टू मोस्ट ऑफ द पीपल.
Yes, okay. So those who are not able to hear me correctly, can you please log out and log in and तो फिर आपको आवाज सही आएगी क्योंकि यहाँ पे where I'm sitting the network is very good, so that can not be an issue from my side. So kindly log out and log in please, and don't write because then I won't be able to take the session. So think about it. हम लोगों में से कितने सारे लोगों ने पूरी पूरी साल ट्रिग्नोमेट्री एल्जेब्रा सब कुछ पढ़ा, बट वी नेवर लर्नड हाउ टू फाइल आवर ओन टैक्सेस. अगर अभी टैक्स को फाइल करने की बात आती है तो हमें बहुत सी बेसिक चीजें जो आज की कॉन्टेम्प्रेरी जो हमारी नीड्स हैं हम लोगों को नहीं आता है ना. बट ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है कि बड़े अच्छे से आता हो. So, how many of us we just memorized history, but we never learned how to solve today's problem. आज की जो प्रॉब्लम है, जो कॉन्टेम्प्रेरी प्रॉब्लम है, हम लोग अगर सामने से देखते हैं कि कुछ ऐसी चीज आ गई, ऑनलाइन फॉर्म्स भरना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग बहुत सारे लोगों को लगता है. दीज आर कॉन्टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स. और हम लोग ने सालों कुछ ऐसी पढ़ाई की है जिसका आज कोई भी रेलेवेंस नहीं है. आपके अगर आप मैथमेटिशियन नहीं है तो अलजेब्रा आप लोग यूज नहीं करेंगे. हम लोग आई हैव नेवर यूज्ड अलजेब्रा आफ्टर स्कूल या ट्रिग्नोमेट्री एक्सेप्ट व्हेन वी आर टीचिंग आवर ओन चिल्ड्रन मैथमेटिक्स और वी आर मैथ्स टीचर्स. सो आज की प्रॉब्लम क्या है? क्लाइमेट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंटल हेल्थ. बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज. हम लोग बहुत अच्छे एकेडमिशियन होते हैं, एडुकेटर्स होते हैं, बट कितने सारे लोग हम लोगों में से होंगे जो मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं, जो बॉटल अप कर रहे हैं एंजाइटी को, डिप्रेशन को, बट बोलने की ताकत नहीं है, स्ट्रेस को. और वो क्या होता है फिर ऑटो इम्यून डिजीजेस में टर्न आउट हो जाता है. किसी का थायराइड हो जाएगा, किसी को डायबिटीज हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, बिकॉज सारी जो फसाद की जो जड़ है वो मेंटल हेल्थ है. बिकॉज वी आर नॉट एबल, दीज आर रेलेवेंट कॉन्टेम्प्ररी प्रॉब्लम्स जिनके ऊपर हम लोगों की कभी पढ़ाई नहीं हुई. बट हिस्ट्री अगर आप पूछे तो सारी डायनेस्टीज किसके बाद क्या हुआ क्या नहीं वो ये रटा हुआ है. एंड हम लोग के कितने सारे टैलेंट जो हमारे अंदर होंगे, हाउ मेनी ऑफ अस हैड ड्रीम्स कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बट रोट लर्निंग के प्रेशर में वो सबका गला घोट दिया गया. सो ये बहुत साल से पीड़ित हम लोग थे जब व्हेन वी वर स्टूडेंट्स. ये तो अपने हम लोगों के पीक पर था. रोट लर्निंग, डिफिनेशन याद करो, मगिंग अप करो. जो जितनी अच्छे से रटने की काबिलियत होगी वो इतना अच्छा उसको मार्क्स आएगा. कॉन्सेप्ट डिकोडिंग का कोई भी महत्व नहीं था. So the story of change. So this is the reality. This was the reality of the old system. It created a lot of followers, not leaders. इसमें leaders बनने की कोई भी आपको ना critical thinking करने की इजाजत है, ना curiosity की, ना सवाल पूछने की. Leaders कहाँ से बन जाएंगे? We were made to become employees and not innovators. क्योंकि सिस्टम ही वही था. 12-12 साल, 15 साल, 18 साल उसी तौर पे ही चीजों को पढ़ाया गया है. So now imagine in India, post national education policy, now imagine in India where curiosity is celebrated. कि भाई बच्चा क्यूरियस है, सवाल पूछता है, प्रोजेक्ट बनाता है, स्टेम एजुकेशन आ गया. सारे जो इन सारी चीजों का जो बेस है दैट इज क्यूरियोसिटी. वेयर क्लासरूम्स आर बजिंग विद जॉय एंड नॉट फियर. कि डर है कि टीचर आएंगे, डिक्टेटर्स आएंगे, और सांस लेना भी मुश्किल हुआ करता था. हम लोगों के समय पे कुछ ऐसे टीचर्स थे जिनके आने से वही फीलिंग आती थी जैसे कोई एग्जीक्यूशनर जो होता है, जो जल्लाद होता है, वैसी फीलिंग आती थी. तो उस तरीके की फियर साइकोसिस में कोई क्या पढ़ेगा और क्या सवाल पूछेगा, क्या क्रिटिकल थिंकिंग करेगा और कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल पूछेगा, क्या हायर ऑर्डर थिंकिंग करेगा. फियर में कुछ भी नहीं होता है. इट्स जस्ट लाइक दैट कि आप हमको बोलें कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करो और मेरे सामने से एक लायन या सांप आ जाए. कॉर्टिसोल उसी तरीके का रिलीज होता है व्हेन वी सी समथिंग दैट इज फियरफुल. उस लेवल ऑफ कॉर्टिसोल में कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकता है. उसके लिए आपको जॉय चाहिए. तो एनईपी का सपना है कि वी नीड टू क्रिएट क्लासरूम्स दैट आर जॉयफुल, एंगर फ्री, स्ट्रेस फ्री, जहां सिर्फ कॉन्सेप्ट को डिकोड किया जाए, ना कि इस तरीके की फियर साइकोसिस में पैरानोया और अनसेफ एक एनवायरनमेंट हो, जहां पे मार्क्स सिर्फ सोल मेजर नहीं हो इंटेलिजेंस का. अब इतने साल के बाद ये तो समझ में आ ही गया है कि मार्क्स कभी भी सोल मेजर नहीं था इंटेलिजेंस का. बहुत सारे बैक बेंचर्स दे हैव बिकम एंटरप्रेन्योर्स, अ लॉट ऑफ टॉपर्स दे आर स्ट्रगलिंग इन द कॉर्पोरेट सेक्टर. सो ये कोई पैमाना ही नहीं है. और मूवीज लाइक तारे जमीन पर, थ्री इडियट्स, लॉट ऑफ मूवीज दे हैव कम अप जो कि एनईपी के पहले आई, जिन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस नापने का जो तरीका है वो कभी भी मार्क्स नहीं हो सकता है. एंड और ये सिर्फ एक जर्नी का पार्ट है. पूरी जर्नी का मार्क्स एक पार्ट हो सकता है. ये भी नहीं कि मार्क्स नहीं लाने, बट कॉन्सेप्ट डिकोडेड नहीं है और अपने रट्टेबाजी करके
लाएं आप हायर ऑर्डर थिंकिंग नहीं कर सकते हैं, आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, आप रेजिलियंस नहीं है, आप कंपैशनेट नहीं है, बट आप मार्क्स लाते हैं, आप दुनिया के सबसे अच्छे ओरेटर हैं, आप टॉपर हैं, बट आप में सोशल स्किल्स नहीं है, तो दैट will not take you very far. That is the ultimate essence of anything. So that's why it's very important कि इसकी ब्रशिंग आप होती रहे, क्योंकि एनईपी अपने आप में एक ग्रंथ है, बहुत बहुत एग्जॉस्टिव है और बहुत सारी चीज है, इसलिए इसलिए एनईपी ड्रीम है अपने कंट्री का कि ये लागू होगा तो फाइनली हम लोग सांस लेकर के एक एजुकेशन सिस्टम बना पाएंगे जिसमें बच्चे जॉयफुली कॉन्सेप्ट को डिकोड करेंगे, ओलंपियाड्स को ट्रैक करेंगे और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे अपने आप को खड़ा कर पाएंगे। तो ये असल शिक्षा वही है जो चरित्र का निर्माण करे और मनुष्य को एम्पावर कर सके कि और एक नेशन को ताकत दे सके। जब अगर जितने लोग यहाँ पे नेशनल टीचर्स कॉन्फ्रेंस में आए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि किस किस तरीके से लोग स्टेम के माध्यम से कॉन्सेप्ट्स को डिकोड कराना चाह रहे हैं और बाइनरी सिखाने का इजी तरीका, कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं, कंप्यूटर बनाने का नया तरीका। इस्तेमाल करना बहुत आसान होती है, आपके सामने कोई भी चीज ला दी गई और उसको आप इस्तेमाल करें, बट नाउ इंडिया नीड्स मोर ऑफ इनोवेटर्स जो कंप्यूटर बनाएं, जो गाड़ी बनाएं, जो क्रिएटर्स हों। और ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का सबसे पीक लेवल होता है व्हेन जो हम लोग सीखते हैं, समझते हैं, उसको हम लोग क्रिएट भी कर सकते हैं। दैट इज द अल्टीमेट लर्निंग वन कैन हैव। So why NEP 2020? Now I think everybody is able to hear my voice. So thank you very much. So now why NEP 2020? Why did India need a new policy after 34 years? बड़ी सिंपल सी बात है, 34 साल के बाद ये पॉलिसी आई, 86 में आई थी। जितने लोगों ने बीएड किया हुआ है यहाँ पे सबने रटा होगा कि 86 में एक पॉलिसी आई थी नेशनल, उसके बाद भी 34 साल लगी। अगर घर में भी आप अपने बच्चों को देखते होंगे, एक छोटा 2 साल का बच्चा हो, साल का बच्चा हो, तो दोनों के मिजाज में आपको बहुत डिफरेंस नजर आएगा। ठीक है, आजकल के बच्चे बिल्कुल डिजिटल नेटिव्स हैं, बिल्कुल पैदा होते ही मोबाइल इंटरनेट, हम लोग उनका कंपटीशन नहीं कर सकते। एक 12 साल का बच्चा फिर भी उस बच्चे से कम जानता होगा। तो एवोल्यूशन इज वेरी वेरी डायनामिक, हर 5 साल में एवोल्यूशन हो रहा है। तो जब एवोल्यूशन इतना रैपिड है तो एजुकेशन सिस्टम का भी एवोल्यूशन होना बहुत जरूरी था, लेकिन ये आई है 34 साल के बाद, तो अपने साथ बहुत सारी चीजों को लेकर के आई। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, competency based, higher order thinking, open ended questions, flip classroom, a lot of things it has brought। क्योंकि 34 साल की चीजों को हम लोगों को मैच अप करना है, तो सबसे बड़ा जो भार पड़ा वो हम टीचर्स पे पड़ा, एजुकेटर्स पे पड़ा, क्योंकि हमें ही अकॉम्प्लिश करना है। तो इनिशियली अगर आप याद करें जब 2020 में ये पॉलिसी आई थी तो बड़ा बर्डनिंग लगा था कि 50 घंटे की ट्रेनिंग कैसे करेंगे, इट्स इनसेन। लेकिन आज 5 साल के बाद वी आर डूइंग इट and we know how to go about it। अब जो टर्म्स लेकर के आई थी, we are living it, we are executing it in our classroom। experiential learning हो रहा है, competency based questions दिए जा रहे हैं, higher thinking classes हो रही हैं। तो क्यों, कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो रही है, इंक्वायरी बेस्ड हो रही है, एविडेंस बेस्ड होने लगी। तो और स्टेम इसको एक्सेलरेट कराता है। अगर एनईपी को हमें सच्चाई में तब्दील करना है तो स्टेम बहुत बड़ा एक हेल्प है। और स्टेम से कहीं भी ये मायने नहीं है कि दैट इट इज limited to science, technology, engineering, mathematics। It is an approach to have, it's an educational approach to have a scientific temperament। हमारी दादी नानी क्या क्या करती थी, जुगाड़बाजी क्या करती थी ना। अगर कुकर में प्रेशर नहीं लग रहा है तो कुकर को ठंडा करके बहुत सारे लोग फ्रिज में डाल देते हैं ताकि वो कंट्रैक्ट हो। ये क्या है, साइंटिफिक टेम्परामेंट हो। नल अगर बह रहा है तो उसको पानी को वो कस के कपड़े से, सूती कपड़े से बांध दो ताकि वो ना बने। तो एक जुगाड़ का सिस्टम जो ज्यादा रूरल इंडिया में दिखता है, जो हम लोग ने स्वदेश मूवी में भी देखा है बहुत अच्छे से। So to have that approach, to problem solve, to be innovative, that is what STEM as an educational approach is। तभी ज्यादा से ज्यादा लीडर्स और इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स हम लोग बना पाएंगे। और ये तभी मुमकिन है जब हम लोग एनईपी के माध्यम से चले। So the last education policy which came was in 1986, revised in 1992, and since then the world has changed dramatically, and we have been a witness to see how dramatically the world has changed। So in 1986 there were no internet in our pockets। 1986 का अगर समय को याद करें तो उस समय कहीं भी इंटरनेट नहीं था और पॉकेट में तो नहीं था। कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नामो निशान नहीं था, 5 साल पहले तक नामो निशान नहीं था। कोई ग्लोबल गिग इकोनॉमी नहीं थी। बट हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ साल पहले तक भी वैसे ही था। तो सोचिए कि कितना बड़ा एक ब्रिज हमें पार करना था विद द हेल्प ऑफ एनईपी। अब
बच्चे रिजल्ट दे रहे हैं, 100% ला रहे हैं, 99% ला रहे हैं, बट स्किल्स नहीं है, जॉब्स अनफिल्ड हैं, यूथ अनएम्प्लॉयड है। तो ऐसे एजुकेशन सिस्टम का क्या फायदा जब बच्चा स्किल्ड नहीं है, जो वो इतना पढ़ करके भी, मार्क्स ला करके भी वो पॉइंट पे नहीं पहुंच पा रहा है जहाँ पे उसको उसकी डिजायरेबल ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे या कोई आउट ऑफ द बॉक्स उसको जॉब मिल पाए, अनएम्प्लॉयमेंट से वो ग्रसित है। तो वैसी पढ़ाई का क्या फायदा जब आपने 4 साल मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी या कोई चीज पढ़ी, बट सॉल्व करने के लिए आपके पास स्किल नहीं, आप ढूंढ रहे हैं टेक्नीशियन को। So that kind of knowledge was not giving results, and that's why NEP came as a savior. A shocking fact in actually 2019, 50% of Indian graduates were unemployed for modern industries. तो इस तरीके की चीजें जब अथॉरिटीज की नजर में आई तो NEP came up. So, but let's be very very honest, rote memorization cannot, जो हम लोगों ने फेस किया है कि रोट मेमोराइजेशन कैन नेवर प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर अ वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और क्लाइमेटिक चेंजेस, टू नेम अ फ्यू मॉडर्न प्रॉब्लम्स या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। ये सारी चीजें तभी कभी नहीं सॉल्व होंगी रोट मेमोराइजेशन क्या, यू लाइक अ मशीन, यू आर लर्निंग एंड यू आर रिप्रोड्यूसिंग इट, throwing back the in content you have got from your teachers back to the teachers, and then the teachers are giving marks. But अगर आप उसको रियल लाइफ में करवा रहे हैं तो बच्चा उसको एप्लीकेशन नहीं कर पा रहा है। वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ रोट लर्निंग का साइड इफेक्ट इज टीचिंग चिल्ड्रन फर्स्ट एड। फर्स्ट एड में बच्चे से आप टेस्ट लेते हैं, वो सब बताते हैं फर्स्ट एड बॉक्स में क्या होता है क्या नहीं होता है, बट अगर घर में किसी का हाथ कट जाता है या पड़ोसी में किसी का हाथ कट जाता है तो उसमें वो लीडरशिप स्किल नहीं है कि कैसे ऑन द स्पॉट उसको अप्लाई किया जाए। उसको बस पता है कि फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है, बट उसका एप्लीकेशन क्या होगा वो उस बेचारे बच्चे को नहीं पता है। सो रोट can never teach a child how to create an app। जो हमारे आजकल बच्चे ऐप बना रहे हैं, और हम लोग की जो जिंदगी इतनी आसान हो गई है, अभी भी हम लोग एक ऐप के ही माध्यम से इतने 4000 लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर। अगर ये वेबएक्स किसी ने नहीं बनाया होता, सिस्को वेबएक्स, और तो हम लोग यहाँ नहीं जुड़ पाते। तो हमारी कितनी सारी चीजें आसान हुई है बिकॉज देयर वाज समबडी हु वाज थिंकिंग ऑफ क्रिएटिंग प्रेशर कुकर फॉर एग्जांपल, वेरी सिंपल, एवरीबडी विल अग्री। अगर प्रेशर कुकर नहीं होता तो कितना ज्यादा हम लोग फ्यूल वेस्ट करते हैं, कितना ज्यादा समय वेस्ट करते हैं, एनर्जी वेस्ट करते हैं। सिंपल सिंपल क्रिएशन लाइक दैट, सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर। रोट लर्निंग कैन नेवर प्रिपेयर देम अ चाइल्ड टू टैकल साइबर क्राइम। साइबर क्राइम हो या किसी भी तरीके का क्राइम हो, बच्चा एक अभी वो कौन है, दृष्टि आईएएस के जो सर हैं, क्या नाम है उनका, जो भी उनका नाम है, तो जो दृष्टि आईएएस यूट्यूबर है, बहुत फेमस सर जो है, तो उन्होंने बोला कि अगर आज के बच्चे में एक कैपेबिलिटी देखिए कि अगर एक बच्चे को 100 बच्चे ट्रोल कर रहे हैं और तो भी वो बच्चा बोले कि इट्स ओके, ट्रोल ही हो रहे हैं, इससे मेरी आइडेंटिटी नहीं बदलती है, तो वो बच्चा सही मानों में सक्षम है दुनिया जीने के। लेकिन यहाँ तो एक इंसान, एक बच्चा दूसरे बच्चे को क्रिटिसाइज कर दे या कॉम्प्लीमेंट कर दे, तो दिव्या कीर्ति, नो नॉट खान सर, दृष्टि आईएएस, तो ठीक है, तो या देवकीर्ति सर, उन्हीं का कहा हुआ है कि आज के जमाने में हमें बच्चों को ऐसा बनाना है कि वो अगर 100 बच्चे भी उसको ट्रोल कर रहे हैं ना तो उसको शट डाउन करके अपने जीवन में फंक्शनल रह सके, दैट इज इम्पोर्टेंट। बट आज वैसा नहीं है। अगर आज के डेट में एक बच्चा दूसरे बच्चे की बुराई करता है या तारीफ करता है, बच्चों से इफेक्टेड होता है। इतना ज्यादा एक्सटर्नल स्टिमुलेशन का पावर है आज के बच्चों पे। अगर एक फोटो उसने डाली और उसके ऊपर 10 लाइक नहीं आते हैं तो डिप्रेशन में जाने की उसकी कैपेबिलिटी है। तो सोच लीजिए कि क्या रोट लर्निंग से हम लोग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम या साइबर क्राइम जैसे प्रॉब्लम बच्चों से सॉल्व करवा सकते हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस बेवकूफी से बाहर आकर के रियल प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करें और बच्चों को सक्षम बनाएं। इस तरीके की जीवन बहुत कठिन है। अगर इफ वी आर एक्सपेक्टिंग दिस लाइफ इज बिफोर अस फॉर अ टेस्ट, ये लाइफ क्या है अभी इस उम्र में हम लोग ने समझ में आ गया है कि लाइफ जो है पूरी की पूरी टेस्ट है। अगर टेस्ट में हम लोग ईज एक्सपेक्ट कर रहे हैं देन दैट्स अ प्रॉब्लम, एंड सेम वी हैव टू टीच आवर किड्स, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट ईज फ्रॉम दिस लाइफ। सो उसी तरह से प्रिपेयर भी करना होगा ना। सो रोट लर्निंग कैन नॉट इंस्पायर देम टू डिजाइन सोल्यूशन फॉर ग्लोबल वार्मिंग, कि भाई इतनी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, रोट लर्निंग से तो नहीं होने वाला है। सो एंड रोट लर्निंग कैन नेवर नर्चर एन इम्पैक्ट, कि कोई आपसे सहानुभूति करे, कोई क्रिएटिविटी दिखाए, कोई लीडरशिप दिखाए।
ये भी डोंट एक्सपेक्ट कि होगा फ्रॉम रोट लर्निंग. सो रोट लर्निंग इज वेरी वेरी obsolete and needs to go out of the system, and therefore NEP was here. So we had the question that we need to ask is, are we preparing our children for yesterday? क्योंकि कहते हैं ना हमारे माता पिता ने ऐसा किया, तो हमारे माता पिता ने जो चीज की वो हम रिपीट इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि दुनिया पूरी बदल चुकी है, सर्कमस्टांसेस बदल चुके हैं, बच्चे के सोचने का तरीका बदल चुका है, उसका एनवायरनमेंट बदल चुका है, वो जो चीज से रूबरू है मोबाइल फोन और इंटरनेट से, that is external stimulation and that has completely changed the perspective of our children. तो वो old ways तो नहीं चलने वाले हैं. So we are not preparing our children for yesterday, but we are preparing our children for tomorrow. एंड वी डोंट ओनली वांट देम टू बी जॉब सीकर्स. एक बच्चों का माइंडसेट होता है ना कि इतना पढ़ लिया इतना एग्जाम में आएगा, बट उनको ये बताना है कि तुम्हारा जो स्टडी करने का जो लक्ष्य है वो सिर्फ जॉब पाने का नहीं है, बट औरों के लिए जॉब क्रिएट भी करना. यू नीड टू बी इनोवेटर्स, यू नीड टू बी एंटरप्रेन्योर्स. नाउ थिंक ऑफ कंट्री लाइक जापान कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 क्या हुआ था. एवरीबडी नोज कि हिरोशिमा नागासाकी में क्या हुआ था. So country like Japan after World War II was completely destroyed. अगर आपने ओपनहाइमर मूवी देखी है और नहीं देखी तो जरूर जरूर देखिए कि the kind of catastrophe happened in Japan. उसके बाद वो रिबिल्ड किया और आज जो है वो सब जानते हैं कि किस तरीके की इकोनॉमी और किस तरीके की कंट्री वो बन के आई है. थिंक ऑफ साउथ कोरिया, 2 generations from poverty to prosperity powered by education. एजुकेशन इतना ज्यादा तगड़ा है कि एवरीथिंग चेंजेस विद गुड एजुकेशन. आप अपने घर में ही देखें, एक एजुकेटेड अपब्रिंगिंग और एक अनएजुकेटेड अपब्रिंगिंग में पीढ़ी का डिफरेंस आ जाता है. So that is where, and now in India, the India has the world's youngest nation. is सबसे ज्यादा youngest population India में है with 250 million school children. सोच लीजिए. The question is, are we preparing our children for the world tomorrow? जहाँ पे वर्ल्ड टुमारो है वहाँ पे उसका क्रिटिकल थिंकर होना जरूरी है, उसका क्यूरियोसिटी होना जरूरी है, उसका कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, रेजिलियंस, ऑल 21st सेंचुरी स्किल्स उसके लिए जरूरी है, काफी जरूरी है. और अगर हम ये सब छोड़ के उसको रोट लर्निंग की तरफ धकेल रहे हैं कि तुमने ये डेफिनेशन याद किया है कि नहीं, तुमने एग्जैक्टली वही लिखा है कि नहीं, तुमने कॉमा के बाद दा लिखा है कि नहीं और दा के बाद हैव लिखा है कि नहीं, then that's a major problem. हम लोग बच्चे के साथ बहुत गलत कर रहे हैं. जो हमारे साथ हुआ है जब हम लोग रटते थे एक एक चैप्टर एक एक शब्द को और लिखते थे और फिर भूल जाते थे, कहाँ गई लर्निंग और किस तरीके का मेंटल स्ट्रेस हुआ करता था. So let's come to the school education because the content is too much. Now I'm speeding up a little. Hope everything is clear to you all. I hope I'm making sense because I have tried to keep it very very simple. I hope everybody is understanding what I'm trying to convey. Can you reply in the chat box? Okay, thank you very much. Okay, so now school education, the foundation, ठीक है. क्योंकि अब एनईपी एक समझ लीजिए डेस्टिनेशन है, ये डेस्टिनेशन है, हमें यहाँ जाना है. फॉर एग्जाम्पल समझिए एनईपी बिस्कोमान भवन है. अब बिस्कोमान भवन हमें जाना है तो जाने का बहुत सारा रूट हो, कोई कंकड़बाग से आ रहा होगा, कोई बोरिंग रोड से आ रहा होगा, कोई एसकीपुरी से आ रहा होगा, तो तरह तरह का उसके पास है, लेकिन पहुंचना बिस्कोमान है. सो अगर हमें एक डेस्टिनेशन में पहुंचना है तो हमें क्या चाहिए होता है, गूगल मैप. ठीक है, अब कंकड़बाग से बिस्कोमान पहुंचने का गूगल मैप दूसरा रास्ता बताएगा, एसकेपुरी से पहुंचने का दूसरा रास्ता बताएगा, नाला रोड से पहुंचने का दूसरा रास्ता बताएगा. तो ये सब जो रास्ते हैं जो अलग अलग हैं, दीज आर द एनसीएफ्स. ठीक है, जो हम लोग सुनते हैं कि एनसीएफ 2022 आपने सुना, फिर आपने एनसीएफ 2023 सुना, फिर आपने सुना होगा एनसीएफ एडोलेसेंट एजुकेशन पे, और एक चौथा एनसीएफ है एनसीएफ ऑन टीचर्स एजुकेशन, जहाँ पे टीचर्स के साथ क्या करना है ताकि हम एनईपी को एक रियलिटी में टर्न कर सके. सो तो सबसे पहले है द फाउंडेशन, जहाँ पे हम लोग छोटे बच्चों की, अब तो क्लास 2 बात करते हैं. इमेजिन कीजिए कि हम लोग एक घर बना रहे हैं. अगर जब हम लोग घर बनाते हैं अगर उसकी फाउंडेशन वीक है, उसमें हमने जहाँ पे सीमेंट डालना था वहां पे बालू डाल दी, the building will collapse no matter how beautiful the house looks after being built. So education is the same. If the foundation of the school system is strong, the child can build any future they dream of, any future. ये बहुत जरूरी है कि हमारा जो फाउंडेशन स्टेज है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो. और पहले प्री स्कूल को बड़ा लाइटली लिया जाता था, गली गली में प्री स्कूल खुले हुए थे. अब प्री स्कूल भी एनसीएफ 2000
22 के अंतर्गत आता है, जिसमें जो गाइडलाइंस दी गई है कि बच्चों को क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। सो प्लस जो एनईपी आया तो उसने जो हमारे जमाने में हुआ करता था 10+2 सिस्टम, उसको उसने रिप्लेस करके 5+3+3+4 के मॉडल में टर्न किया। ठीक है, अर्लियर वी हैड द 10+2 सिस्टम जिसके हम लोग सब स्टूडेंट्स हैं, बट वो चाइल्ड फ्रेंडली नहीं था। यहाँ पे कोई भी शायद ही होगा जो बोलेगा कि बड़ा फ्रेंडली सिस्टम था, हमने तो बड़ा एंजॉय किया, इतनी अच्छी लर्निंग होती थी, टीचर्स तो इतने बढ़िया थे, बहुत काफी प्रेशर था उस सिस्टम का हम लोगों पे। तो एनईपी आया इस वाले सिस्टम के साथ, जो कि क्यों आया 5+3+3+4, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी। और अगर बच्चे के साथ हम डील कर रहे हैं तो बच्चे के अनुसार हमें डील करना है, बच्चे को क्या पसंद है उसके हिसाब से करना है, तभी वो उसको अपनाएगा। अगर हम हर चीज टीचर सेंट्रिक या स्कूल सेंट्रिक करेंगे और चाइल्ड सेंट्रिक नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी, जो हम लोगों ने नेचुरल ग्रोथ में ऑब्स्ट्रक्शन आएगा। सो इसी के लिए चाइल्ड साइकोलॉजी भी बेस्ड है, इसी के लिए इसको इस तरीके से बांटा गया है। नाउ जो फाउंडेशन स्टेज है उसमें बच्चा होता है 3 से 8 साल का, इसमें हम लोग प्री स्कूल को कहते हैं, आंगनवाड़ी होता है और क्लास 1 और 2 आते हैं। इसमें कोशिश करने की बच्चा ज्यादा खेल के माध्यम से सीखे। उस समय वो तैयार नहीं होता है कि उसको बैठकर ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉय बताया जाए, क्योंकि वो सिर्फ रटेगा। बट वो एप्पल प्ले बेस्ड मेथड, क्ले से, पेंटिंग के थ्रू उसको तरह तरह से सेंसरी मोशन के थ्रू उसको समझाया जाएगा तो बेहतर होगा। म्यूजिक के थ्रू, आर्ट के थ्रू, मूवमेंट के थ्रू उसको कराया जाए, और कोई भी प्रेशर नहीं हो भारी किताबों का, जिससे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। बहुत सारे स्कूल में बहुत सारी किताबें होती हैं, तो दैट इज नॉट करेक्ट फॉर द प्री स्कूलर्स। सो एग्जाम्पल ए फॉर एप्पल, अर्लियर जस्ट ए फॉर एप्पल है भाई, रटो और लिखो। नाउ ड्रॉ एन एप्पल। एनईपी क्या कहता है, बच्चे को एप्पल हाथ में दो, उससे ड्रॉ कराओ, उसको टेस्ट कराओ, उससे उससे उसको राइम्स सिखाओ, जिंगल सिखाओ, और या तो उसको फ्रूट मार्केट तक ले जाओ ताकि वो एप्पल को अपना सके, उसके प्रेशर नहीं हो यहाँ पर, वो ऑर्गेनिकली उसको अपनाए कि भैया एप्पल यही होता है, इसको कोई बिग डील नहीं है, ये एप्पल है और ये खाते हैं और ऐसा टेस्ट करता है। उसके लिए उसको उतना प्रेशर नहीं है कि वो 10 दिन तक ए फॉर एप्पल बोले। और 85% ऑफ द ब्रेन डेवलपमेंट इस टाइम पर होता है, तो काफी एब्जॉर्प्शन उसकी होती है, उसको इतने रटवाने की जरूरत नहीं। हमने एक बार दिखा दिया तो बच्चा रट ले, उसको समझ जाता है। देन इज द प्रिपरेटरी स्टेज, जहाँ पे क्लासेस 3 to 5 हम लोग को इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादातर कोशिश करनी है कि हम लोग बच्चों को स्टोरीज के माध्यम से चीजों को समझा। जैसे हमने स्टोरी के माध्यम से शुरुआत की थी कि एक बच्चा था और वो उससे सवाल पूछता था, तो टीचर ने बोला कि बस डेफिनेशन याद करो। तो एक इस तरीके से कोई अगर कॉन्सेप्ट है जो लगे कि बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है बच्चे के लिए, तो उसको कोई एक रिलेटेबल स्टोरी में टर्न कर दिया जाए, इससे मेमोरी में ज्यादा रिटेंशन होता है। इट इज बिलीव दैट स्टोरी टेलिंग, अब हम लोग जब छोटे थे तो उस समय जॉइंट फैमिली का सिस्टम हुआ करता था, तो दादी नानी मौसी हमारी कहानी सुनाया करती थी आइडियली, या केयर टेकर ही कोई कहानी सुनाता था। उस समय कहानी सुनाने का बड़ा ये था, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली के आने के बाद से क्या हो गया, स्टोरी टेलिंग भी स्कूल की जिम्मेदारी हो गई कि चलिए आप लोग कहानी सुनाइए, स्टोरी टेलिंग के माध्यम से सिखाइए। तो ये भी एक एडिशनल चीज आई है कि आप अगर कोई कॉन्सेप्ट है विच इज वेरी टफ टू बी ब्रोकन, स्टोरी टेलिंग, तो आप लोग सुनते होंगे स्टोरी टेलिंग, टेलिंग से बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं क्योंकि रिटेंशन होता है। हम लोगों ने भी बचपन में जो जो बड़े लोगों से स्टोरी सीखी है होगी, कितनी भी हमारी उम्र हो जाएगी, वी विल रिमेंबर दो स्टोरीज, एंड दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से सिखाइए, एक्सपेरिमेंट कीजिए। जब बच्चे को आप ये देते हैं, एक बीज देते हैं, उससे उसको जर्मिनेशन सिखाते हैं कि कुछ दिन के बाद इतना बड़ा सीडलिंग कैसे बना, कॉटिलेडन्स क्या होते हैं, बर्ड क्या होता है, स्टेम क्या होता है, रूट क्या होता है, तो वो उस नॉलेज को ओन कर लेता है। वो उसका नॉलेज हो गया, अपना हो गया, उसको अब जरूरत नहीं है लिखने की और डायग्राम बनाने की। दैट इज समथिंग दैट इज हिज ओन। जब हम लोग अब बड़े जब हो गए, अगर 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 अभी हमें कोई कोर्स बुक दे दी जाए तो हम उसको रटते नहीं, हम उसको समझते हैं और लगता है कि काश ये अक्ल हमें बचपन में भी होती। क्योंकि हम लोगों को एज इनएप्रोप्रिएट कंटेंट भी काफी याद दिलाया कराया गया। जो कितना बड़ा वर्ड्स याद कर ले, जितनी बड़ी स्पेलिंग याद कर ले, वो टॉपर और वो बहुत इंटेलिजेंट, पैमाना ये था। एज एप्रोप्रिएट है कि नहीं, वो बच्चा उस नॉलेज को ओन कर रहा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं था। जितना जितनी ताकत है आप में बड़ी चीजों को रटने की, उतने आप स्मार्ट हैं। बट वो एनईपी हैज प्रूवन दैट रॉन्ग। सो कोई भी एक्सपेरिमेंट आप है, इवेपोरेशन है,
उसको आप एक एक्सपेरिमेंट से बता रहे हैं या लाइव एक कहीं ले जा करके दिखा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, बच्चा ओन करता है कि अरे हमने तो खुद से किया, हमने खुद से देखा। और अगर वो फेल कर जाता है, कहीं वो सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं करती है, तो डबल नॉलेज होती है बच्चे को कि अच्छा फेल भी होता है। तो फेलियर से सबसे ज्यादा सीखते हैं, जितना हम लोग अपने सक्सेस से नहीं सीखते उससे ज्यादा हम लोग फेलियर से सीखते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टीच चिल्ड्रन हाउ टू फेल बिग। जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, दे हैव फेल्ड वेरी वेरी बिग। टेक एनी एग्जांपल, ऐसा कोई भी नहीं जिसने स्टार्ट किया और सक्सेस उसको मिलती चली गई। हमेशा जितने भी दुनिया में सक्सेसफुल लोगों की आप बायोग्राफीज देखेंगे पढ़ेंगे, तो दे आर फेल्ड बिग एंड दे वर नॉट अफ्रेड ऑफ फेलिंग, कि फेल कर जाएंगे तो क्या होगा, फेल करना इज गुड, दैट इज अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। और ये हमें बचपन से ही ट्रेनिंग करानी बच्चों की बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक्सपेरिमेंट्स और साइंस लैब्स बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये सारी चीजों के। एक्सप्लोरेशन, बच्चों को ले जाएं, जैसे हम लोग का सीबीएसई से कि बैगलेस डेज होना चाहिए, जब बैग्स नहीं लाना है उस दिन एक्सप्लोरेशन कराएं, रेलवे स्टेशन ले जाएं, एयरपोर्ट ले जाएं, फैक्ट्री ले जाएं, जू ले जाएं, कोई भी किसी भी चीज को। बहुत सारे लोग ताकि उनको समझ में आए हाउ डज द एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, हाउ डज द सिटी वर्क्स। यही सब जब आपको या फिर किसी डंपिंग ग्राउंड में ले जाते हैं कि हम लोग जो इतना कचरा फेंकते हैं वो कहाँ डंप। होल्ड ऑन, just a second, I'm putting my laptop on charger. Yeah, I hope I'm visible and audible. Okay, so अगर बच्चे को हम लोग पानी के बारे में बता रहे हैं, वाटर है, तो थर्स्टी क्रो हर बच्चे ने एनीथिंग। नाउ कम द मिडिल स्टेज जो कि है क्लास 6 से 8 तक। यहाँ पे सीबीएसई ने क्या कहा है कि टू इंट्रोड्यूस थिंग्स लाइक वोकेशनल स्किल्स, कारपेंट्री, गार्डनिंग, हाँ, कोडिंग, जहाँ पे हम लोग बच्चे को साइंस प्रोजेक्ट्स, जहाँ पे हम लोग स्टेम के माध्यम से चीजों को सीखेंगे। आई होप आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। Yes, 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 I'm audible. Okay. So, example, a 12-year-old builds a website, grows vegetables in school or learns carpentry. So ये हम लोग मिडिल स्टेज में करते हैं। इसमें क्या होता है, हैंड्स ऑन क्रिएशन। जब तक आपने खुद से नहीं किया, अब चाइना जापान जैसी जगहों पे क्या होता है, या फिनलैंड में क्या होता है, वहां पे कोई भी सिस्टम नहीं है कि आपको बोर्ड पे लिखाया जाएगा और फिर आपको अपने कॉपी में उतारना है और फिर उसको रटना है। और ये एवरीथिंग इज हैंड्स ऑन। जब तक आपकी चीज हाथ में नहीं आएगी, आप कितना भी सीख लें कि रोटी गोल कैसे, थ्योरी में रोटी गोल कैसे बनाई जाती है, आप जब तक खुद से हैंड्स ऑन नहीं करेंगे वो नहीं बनेगी, और काफी सालों के बाद बनेगी। वैसे तो सोचिए, एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ बोलने से कोई भी स्किल नहीं आता है, इट नीड्स टू बी हैंड्स ऑन। एंड 6 टू जो जब बच्चा 11 से 14 साल का होता है, उस समय बहुत ज्यादा जरूरी है कि थ्योरी के झांसे से हम लोग बाहर निकलें और बच्चों को हैंड्स ऑन चीजों को दें। कितनी भी आप ड्राइविंग के ऊपर किताब पढ़ लीजिए कि ड्राइव ऐसे किया जाता है और वैसे किया जाता है, जब तक आप खुद स्टेयरिंग पे नहीं बैठेंगे कभी भी ड्राइविंग नहीं आएगी। वो कहते हैं ना, नदी के बाहर खड़े होकर के तैरना नहीं सीखता है कोई। So this is what NEP is trying to convey, and it's a high time that we should understand the importance of hands-on learning and no mugging of formulas। बहुत सारे तो बच्चों को हमने देखा है कि मैथ्स के फॉर्मूलाज रट लेते हैं, मैथ्स के सम्स रट लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है दैट इज द ओनली वे टू डू इट। और क्या होता है, कोलैप्स। जब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चे डिप्रेशन और एंजाइटी में चले जाते हैं। द नेक्स्ट स्टेज इज सेकेंडरी स्टेज, जब बच्चा 14 से 18 साल का होता है। और जब वेन एवर आई टेक अ सेशन ऑन एनीथी, तो आई ऑलवेज फील कि काश ये तब आता जब हम लोग स्टूडेंट्स थे। बहुत देर में आया है ये, जब बच्चे अब फाइनली सांस ले सकते हैं।
और हमारे टाइम पे ये गुंजाइश नहीं थी कि हम सांस लेते. द ओनली थिंग दैट वाज टॉट वाज मार्क्स एंड रोट लर्निंग, कि जो जितना बेस्ट लर्न करेगा, जो जितना एक्यूरेटली रटी हुई चीज को उतारेगा, वो ब्रिलियंट है. नेक्स्ट स्टेज है सेकेंडरी स्टेज, जब बच्चा 14 से 18 साल का होता है. एंड द रियल रेवोल्यूशन दैट एनईपी has brought is flexibility of subjects. हर इंसान का दिमाग बिल्कुल अलग अलग है. क्या पसंद आएगा बताना मुश्किल है. अर्ली द सिस्टम वाज, जो रियल रेवोल्यूशन जो एनईपी लेकर के आया है इज समथिंग बोर्डिंग. सो एंड फॉर द फर्स्ट टाइम चिल्ड्रन कैन फॉलो पैशन एंड कैन ओवरकम प्रेशर. तो ये है अल्टीमेट एम एनईपी का, क्योंकि न्यू है, 5 साल ही हुई है आने में. धीरे धीरे जैसे अपनी एसेंस को अनफोल्ड करेगी और क्लियरली और आएगी, तो बच्चों का प्रेशर और भी खत्म होगा और बच्चे और भी सक्षम होंगे, कॉम्पिटेंट होंगे. सो लेट्स गो टू द next slide. Okay. तो एंड अर्ली चाइल्डहुड जो हम लोग ने अभी किया, जो सबसे छोटे बच्चों की बात की, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है कि और उसको नजरअंदाज नहीं किया जाता है, इसीलिए वो एनसीएफ 2022 के अंतर्गत आया. क्योंकि 85% जो है, 85% इज अ बिग परसेंट. ब्रेन डेवलपमेंट हैपेंस बिफोर द एज ऑफ 6. तो अगर जब हमारी जो वो कहते हैं ना, जमीन नहीं होगी, अगर वो फर्टिलिटी नहीं होगी, तो हम उस पर एनईपी के पेड़ क्या लगाएंगे. सो वो दैट is the time when the brain is the most responsive and has the capability of absorbing. So that period cannot be neglected. NEP fixes this. आंगनवाड़ी है, preschool, primary schools will follow one structured and joyful curriculum. उसने कहा कि किताबों का बोझ नहीं होगा, वो कोई प्रेशर बिल्ड करने का या बच्चे को फियर में डालने का तरीका नहीं होगा. Now let's come to the curriculum and pedagogy. यहाँ पे से कितने सारे लोग होंगे, and I am one amongst them, कि जिन्होंने एक रात पहले एग्जाम के डेफिनेशंस को रटा है बुरी तरीके से. प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू हैव डन दैट. कि डेफिनेशन है, कल हमारा, आई एम टेकिंग यू बैक टू योर स्टूडेंट डेज, जब हम लोग स्टूडेंट हुआ करते थे और रात में डेफिनेशन रट के बुरी तरीके से, उसका मायने कुछ नहीं मालूम है, अगर इसको रियल लाइफ में एप्लीकेशन कराना हो तो कुछ नहीं मालूम है, बट वी डिड इट, है ना. पूरी तरीके से हम लोगों ने उसको याद किया और सो गए. और हम लोग के ब्रेन पे उस समय किस तरीके का स्ट्रेस हुआ करता था, हमारा एंडोक्रिन सिस्टम किस तरीके से कॉर्टिसोल और आड्रेनलिन रिलीज करता होगा, ये सिर्फ वो स्टूडेंट जाने और वो स्टूडेंट ही बस जाने. तो इसीलिए तो एग्जाम की तरफ इतनी नफरत है कि अभी भी कोई एग्जाम बोलता है ना तो एंजाइटी सी होती है. अभी भी स्कूल में भी अगर एग्जाम और टाइम टेबल आता है ना, तो एक बॉडी की अपनी मेमोरी है. जब हमारा एग्जाम हुआ करता था, हो तो रहा है स्टूडेंट्स का, लेने वाले हम टीचर्स हैं, बट एक बॉडी में मेमोरी है उस टाइम टेबल की, उस पैरानोया की. वो ज्योग्राफी और बायो का एग्जाम, उस तरीके की जो एंजाइटी है वो अभी भी आती है. दैट वाज रोट लर्निंग एट इट्स बेस्ट एंड इट रिवॉर्डेड मेमोरी. वी नीड टू रिमेंबर दैट. इट रिवॉर्डेड मेमोरी. जिसको भी ये लगता है कि अच्छे हम लोग स्टूडेंट नहीं थे, it rewarded memory and not understanding. That is to be my face is now, by mistake I clicked the video, but now I think I'm visible to everyone. So but in today's world information is already in our pockets. हमारे पॉकेट में गूगल है, हमारे पॉकेट में गूगल है. Now what we need, information is there, na? Any data that you want is there on the internet. What we need now is conceptual clarity. कितनी दफा आई हैव सीन कि एडुकेटर्स जब बड़े हो जाते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर आंसरिंग. आई नो एवरीबडी मस्ट हैव डन इट, क्योंकि हम लोग के समय पे एनईपी नहीं आया था जब हम लोग स्टूडेंट्स थे. तो यही तरीका ही था उस समय पढ़ने का, यही तरीका ही था चीजों को रटवाने का और नंबर लाने का. तो हम लोग सब उससे ग्रसित हैं. सो तो उस समय कोई क्रिटिकल, अभी जो जरूरत है, इंफॉर्मेशन हर जगह है, तो अभी जो जरूरत है वो है कि हम लोग क्रिटिकली सोच पाए और अगर जो जो ज्ञान हमने अर्जित किया है उसको अप्लाई कर पाए. कितने सारे एडुकेटर्स को हमने सुना है ये बोलते हुए कि जब हम लोग टीचर्स बने, एडुकेटर्स बने, तब ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अच्छा ये ऐसा होता है. बचपन में तो पूरे हम लोग डरते थे इस कॉन्सेप्ट से, एंड दिस इज सो इजी, दिस इज सो इजी. अब समझ में आया. सी ब्रीज लैंड ब्रीज पैरानोया और फियर साइकोसिस में चला गया, नहीं बोल पाए.
मैथ्स के नाम से लोग डरते हैं और बाद में पता चला यार मैथ्स इतना भी बुरा नहीं था, इतने पूरे साल पूरे बचपन हम लोग डरते थे मैथ्स से या ज्योग्राफी से, और जब खुद उसको रूबरू हुए एज एडल्ट तो लगा इतना टफ नहीं था. What was that? That was rote learning at its best. So what exactly is education? अगर ये सारी बातें हम लोग अपने टाइम की देखते हैं और प्री एनईपी देखते हैं तो what exactly is education? It is it just memorizing of pages of a textbook? No. It is to prepare a child, a student to live a meaningful, confident and capable life. अगर आज के डेट में कोई बच्चा जो है वो मीनिंगफुल जी सकता है कि हैप्पी जब होना चाहिए तो हैप्पी रहे, जब कोई दुख की बात हो तो उस मोमेंट को दुख रहे, दुख से बाहर निकलने का रेजिलियंस रखे, दूसरों के साथ कंपैशन और एम्पैथी रखे, इनडिफरेंट ना हो, ये है अल्टीमेट एम आज के एजुकेशन का. हम 100 में 100 लाते हैं, ओरेटर बहुत अच्छे हैं, डिबेटर बहुत अच्छे हैं, बट घर में अगर दादा दादी की, नाना नानी की इज्जत नहीं करते हैं या अपने से बड़ों की इज्जत नहीं करते हैं या छोटों से प्यार नहीं करते हैं, एम्पैथी नहीं है, इंडिफरेंस है बहुत सारा, देन दैट इज अ फेलियर ऑफ एजुकेशन. तो जो गुरुकुल सिस्टम भी यही कहता है कि लाइफ में ऑटोमेटिक बहुत से टेस्ट हैं, टेस्ट लेने की जरूरत नहीं, लाइफ तो खुद ही बहुत सारी टेस्ट हम लोगों के लेगी, लेकिन मार्क्स इंडिकेटर नहीं है आपके होलिस्टिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का. उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होंगे, देन ओनली यू विल बी कंसिडर्ड. टू हैंडल फेलियर इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. हाउ गुड यू आर एट हैंडलिंग फेलियर. बहुत सारे टॉपर्स होते हैं, अगर 0.1 से पीछे आ गए, 99.1 किसी को अगर आपको 99 है तो सुसाइड करने के लिए रेडी है, तो कैसा ये स्टूडेंट और कैसा ये एकेडमिक्स किसी काम का जो आपको उस पॉइंट पर ले जाए जहाँ पे आप 1.1 से सुसाइड करने के लिए सोच लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं. सो फॉर या होलिस्टिक अप्रोच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हर किसी भी बच्चे को हम लोग नहीं जज कर सकते हैं. तो कहते हैं ना, मछली को अगर हम लोग इस पे जज करेंगे वो पेड़ चढ़ सकती है कि नहीं, दैट इज अ ट्रेजेडी. इट हैपेंड विद अस. मेनी ऑफ अस टुक साइंस और कॉमर्स और आर्ट्स जस्ट बिकॉज समबडी एल्स वाज टेकिंग इट, और हम लोग के चाचा ने कहा या ताऊ ने कहा कि ये लेना चाहिए, सब यही लेते हैं अच्छे बच्चे, तो ले लिया. बट व्हाट अबाउट अस, जो अपना यूनिक पोटेंशियल था वो कहाँ चला गया? सो फॉर टू लॉन्ग आवर करिकुलम वाज students were judged on how much they could memorize and how much, not on how much could they think. Memorization है, उसके बाद आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है. We studied Pythagoras theorem but never learned how to calculate our home loan. अगर घर घर खरीद रहे हैं तो कैसे ईएमआई चुकाई जाती है और कैसे लोन को बैंक को चुकाया जाता है और कैसे इजी बनाया जाता है अपनी लाइफ को, कभी नहीं सीखा हम लोगों ने. फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सीखी. बिकॉज आई एम स्पीकिंग फास्ट बिकॉज कंटेंट बहुत है, स्लो करेंगे तो आप लोग इनसाइट इनटू एनईपी नहीं जा पाएंगे. सो वी मग्ड अप न्यूटन्स लॉ but never explored how they apply when our car breaks down, और हमारे घर का जब टैप खुल जाए, ये सारी चीज जो इमीडिएटली होती है ना, जब प्रॉब्लम आती है उस समय हमारा न्यूटन्स लॉ और पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों को इमीडिएटली हेल्प नहीं करता, बिकॉज वी आर नॉट स्किल्ड टू इवन सॉल्व लिटिल प्रॉब्लम्स. तब हम लोग पैनिक मोड में चले जाते हैं, तब इतनी लर्निंग इतनी थ्योरी कोई काम नहीं आती है. तो स्किलफुल भी होना अलॉन्ग विथ थ्योरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वी रिसाइटेड definitions of democracy but never debated on how democracy works in our panchayats, जो हमारा बेसिक रूरल इंडिया का सेटअप है. So this rote driven जो ये अप्रोच है लेफ्ट अस विद स्टूडेंट्स हु कुड पास एग्जाम्स. हम लोग एग्जाम्स तो बिल्कुल पास कर जाते हैं बट नॉट सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स. रियल प्रॉब्लम्स जब आती है, एंजाइटी होती है, परेशानी होती है, पैनिक मोड पे जाते हैं, बिकॉज हमें नहीं सिखाया गया है रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने. जहाँ पे हम, आप लोग कभी यूट्यूब पे देखते होंगे ऐसे चाइना और जापान की क्लासेस कैसे हैं, उसमें निटिंग भी सिखाते हैं, क्रोशिया बनाना भी सिखाते हैं, फेंसेस सिखाते हैं कि फेंस अगर है तो फेंस से कैसे निकलना है. जो रियल में हम लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है वो भी सिखाना जरूरी है, क्योंकि हर चीज थ्योरी से सॉल्व नहीं होती है. द बेस्ट टाइम वाज द कोरोना. जब कोरोना आया और कैसी कैसी फैमिलीज में डेथ हुई, माँ मर गई, बाप मर गए, किसी घर में तो सब मर गए, सिर्फ एक बच्चा बचा. उस समय पे कौन सी थ्योरी काम आ रही थी? उस समय पे रेजिलियंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेंटल हेल्थ को कैसे टैकल करना है, दैट वाज अ रियल रियलिटी चेक फॉर एवरीवन कि कैसे उस तरीके के सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं. एंड इन टुडेज वर्ल्ड रोट इज नॉट जस्ट आउटडेटेड, इट इज डेंजरस. जो लोग रोड लर्निंग गलती से भी सोचते हैं कि कराई जाए, वो डेंजरस है एक बच्चे के हेल्थ के लिए. बिकॉज द चैलेंजेस ऑफ अ टाइम्स जो है वो है क्लाइमेट चेंज. हम लोग सब देख रहे हैं, पटना में भी देख रहे हैं कि किस तरीके का पोल्यूशन है.
कि हर किसी को चेस्ट इन्फेक्शन है या खांसी है या छींक है, बिकॉज इतना गंदा माहौल है। साइबर क्राइम, जहाँ पे लोग एक ओटीपी से बैंकरप्ट हो जाते हैं, बच्चों को नहीं पता है उसकी उसकी सीरियसनेस के बारे में। वो गेम खेलते हैं, ऑनलाइन गेम खेलते हैं, किसी ने उनको ब्रेन वॉश किया कि अपने पापा के मोबाइल से ओटीपी दो, बच्चा ओटीपी देता है, बैंकरप्ट। मर्डर हो रहा है साइबर क्राइम क्राइम की वजह से। ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस है, ओबेसिटी, डायबिटीज, कैंसर, ये रियल प्रॉब्लम्स है। ये रोट लर्निंग से सॉल्व कभी नहीं हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब आ चुका है, जहाँ पे हर कोई स्मार्ट है, हर कोई जिसको पढ़ने लिखने नहीं भी आता है वो भी आपको अच्छे से बता देगा, बहुत सारी चीज लिख के आपको दे देगा, सुना देगा। सो ये सिर्फ मेमोरी का खेल है नहीं कि आपकी मेमोरी होगी अच्छी तो आप चलेंगे, आपको बहुत सारी होलिस्टिकली आपको साउंड एक पैकेज होना पड़ेगा टू सर्वाइव, एंड दैट्स व्हाई एनईपी इज हियर टू सेव आवर चिल्ड्रन। सो we need our kids to be creative, we need our kids to be problem solver, collaborators। पहले के जमाने में क्या हुआ करता था, मेरे बच्चे की इस बच्चे से पटती नहीं, आप इसको अलग बिठाइए। बट हमें अभी पेरेंट्स को ये समझाना पड़ता है कि पूरी जिंदगी, बीट पर्सनल एंड प्रोफेशनल, हम लोगों को उन लोगों के साथ कोलैबोरेट करना पड़ता है जिनसे हमारी नहीं बनती है। और कोलैबोरेशन इज अ स्किल, जहाँ पे हम टॉलरेट कर सकें दूसरे की आइडियोलॉजीज को, दूसरे के दिमाग को। मुंह बना करके और एरोगेंस दिखा करके लाइफ सस्टेनेबल नहीं हो सकती है। होमोसेपियंस सर्वाइव ही इसलिए कर पाया क्योंकि उसमें अडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और कोलैबोरेट करने की शक्ति थी। उसने जहां उसको जरूरत पड़ी उसने कोलैबोरेट किया, जहां उसकी जरूरत पड़ी उसने एक्सचेंज किया, बार्टर किया, एंड दैट्स व्हाई वी सर्वाइव। तो दिस इज अ बेसिक इंस्टिंक्ट दैट वी नीड टू टीच कि कोलैबोरेशन होना चाहिए, चाहे आपकी उसकी पड़ती हो या नहीं पड़ती हो। यू नीड टू गो अहेड। कितने प्रोफेशनल सेटअप्स में होती है जब नहीं बनती है लोगों की, बट दे वर्क एज अ टीम एंड दे गेट रिजल्ट्स। स्पोर्ट्स में क्या आपको लग रहा है कि स्पोर्ट्स टीम में सबका कोलैबोरेशन होता है, बट दे हैव बीन टॉट टू कोलैबोरेट टू फेच रिजल्ट फॉर द कंट्री। सो फ्रॉम कंटेंट हैवी टू कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भरा भरा कंटेंट मतलब बेदर्दी के साथ बच्चे को ना पढ़ाया जाए, जैसे कि हमारे साथ हुआ करता था। सच में दैट वाज बेदर्दी के साथ ही हमें कंटेंट बताया गया है। 10 चैप्टर आएगा, 12 चैप्टर आएगा, बच्चे की औकात नहीं है समझने की ना याद करने की, बट दिया जाएगा। So to conceptual clarity, very very important कि जो भी है जितना भी आता है उसमें conceptual clarity, कि अगर उससे कोई based higher order thinking आए, out of the box question आए, या competency based जो 50% से भी ज्यादा बढ़ चुका है वो आए, तो बच्चा उसको उड़ा दे, है ना। उतनी उसमें क्लैरिटी हो कि वो इधर से पकड़े या उधर से पकड़ ले उस टॉपिक को। सो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग, ये इंपॉर्टेंट है। सो इफ द टॉपिक इज प्लांट्स, स्टडी फोटोसिंथेसिस। हिंदी में आप पेड़ पे पोएम लिखवा सकते हैं, ज्योग्राफी में आप एनालाइज करा सकते हैं डिफॉरेस्टेशन डेटा, आर्ट्स में पेंट अ ट्री, प्रैक्टिकल में प्लांट एंड नर्चर अ सैपलिंग। हर तरीके से होलिस्टिकली अपने प्लांट के बारे में बच्चे को बताया। बच्चे को अगर हिंदी से नहीं तो अंग्रेजी से, अंग्रेजी से नहीं तो साइंस से समझ में तो आ ही जाए। सो दिस इज इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग, कोई भी स्ट्रिक्ट कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है कि सन जो है वो साइंस का ही पार्ट है। आप सन पे एक पोएम लिखवा दीजिए, मेटाफोरिकल इन्फ्रेंसेस से बच्चा बहुत कुछ सीखेगा। और स्टूडेंट सी हाउ वन कॉन्सेप्ट connects across subject, knowledge becomes alive. I'll share a very important, very small thing. Yesterday I was watching a podcast of Shashi Tharoor. तो उन्होंने शशि थरूर को सब जानते होंगे, बड़े फेमस हैं अपनी इंग्लिश के वोकैबुलरी के लिए। तो उन्होंने बोला कि आपको कैसे, आप क्या डिक्शनरी रटते हैं? तो बोले नहीं, हम बहुत सारी किताब पढ़ते हैं। तो अगर एक किताब में हमने एक वर्ड देखा, प्लॉजिबल फॉर एग्जाम्पल, प्लॉजिबल हमने एक वर्ड देखा, तो फिर दूसरी किताब में भी अगर वो प्लॉजिबल वर्ड देखा, तीसरी में भी देखा, तो वो प्लॉजिबल मेरे दिमाग में इम्प्लाई ये हो जाता है, बैठ जाता है कि अच्छा प्लॉजिबल का डिक्शनरी में मीनिंग नहीं देखा, बट कंटेंट से इन्फर किया कि इसका मायने ये होता है। तो जब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से एक ही चीज को सीखते हैं ना, तो वो दैट बिकम्स आवर ओन। फिर उसको आप किसी बच्चे के सिस्टम से निकाल नहीं सकते। एंड दैट इज हाउ द ब्रेन वर्क्स, कि आपने हर तरीके से ब्रेन को वो चीज दी है, तो न्यूरल पाथवेज बड़ा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। आप टेक अनदर एग्जांपल, मान लीजिए आप किसी का मोबाइल पे मैसेज का वेट कर रहे हैं, ठीक है, और वो इंसान का मूड क्या है, आपको करने वाला है मैसेज नहीं करने वाला, नहीं पता आपको, लेकिन आप बार बार उसको देख रहे हैं, खोल के लास्ट सीन देख रहे हैं, उसको खोल रहे हैं, देख रहे हैं, तो उससे क्या होता है, वो पेन आपका बढ़ जाता है। क्यों? अपने आप ब्रेन को रीइंफोर्स कर रहे हैं बार बार कि वही हो, न्यूरल पाथवेज क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर आप नहीं चाह रहे हैं इस चीज से परेशान होना, तो आपको उसको निग्लेक्ट करना पड़ेगा। और अगर चाह रहे हैं कि वही पेन आपको रहे, तो आप बार बार उसको देखते रहिए। तो जिस चीज को आप बार बार देखते हैं, जिस जिस चीज को आप एनर्जी और फोकस और टाइम और एनर्जी देते हैं, दैट बिकम्स योर पार्ट। So if you want to escape or if you want to be it,
तो दोनों में आपको कॉन्शियसली अपना डालना पड़ेगा. दिस इज व्हाट शशि थरूर सेड इन, अगर कोई चीज आपको चाहिए, प्राप्त करनी है, तो आप उसके मल्टीपल वेज से उस तक पहुंचिए. सेम इज इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच. और अगर नहीं चाहिए तो फिर उसको कंप्लीटली नेग्लेक्ट कीजिए. तो दैट्स व्हाई आई गिव यू दिस लाइफ एग्जांपल. सो देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम व्हाट टू थिंक. क्या सोचना है नहीं बताओ, कैसे सोचना है ये जानना है बच्चे को. ज्यादा बच्चे को स्पून फीडिंग नहीं, बच्चा खुद बहुत स्मार्ट है और हर जनरेशन पीछे वाली जनरेशन से स्मार्ट हो गए. सो एनईपी emphasizes critical thinking, problem solving and creativity. So instead of asking define evaporation, हमारे समय का बड़ा favorite define evaporation, teachers may ask why do your wet clothes dry faster on a sunny day than on a cloudy one. सिंपल है तो वो इवेपोरेशन ही बताना है. बट बच्चे को क्या किया, वेरी गुड डाइवर्जेंट थिंकिंग कर दी आपने. तो उसको एक अलग अंदाज से पूछा, उससे प्रॉब्लम सॉल्व करने का उसका ये हुआ. उसको वो लिंकर लगा के इवेपोरेशन इवेपोरेशन नहीं कर रहा है. उसको ये समझ में आ रहा है, अच्छा हाँ जाट वो जो ये कपड़े होते हैं वो जल्दी सूखते हैं गर्मियों में, बट क्लाउडी डे पे नहीं सूखते हैं. क्या है, इवेपोरेशन. So the child applies knowledge. We need to give them the correct direction on how to think. So the child applies knowledge to life. Learning becomes questioning, exploring, and creating. The next is कि हम लोग टीचर सेंट्रिक से स्टूडेंट सेंट्रिक चल रहे हैं. तो अर्लियर द टीचर लेक्चर्ड. हमारे समय में क्या होता था, टीचर लेक्चर देते थे, बच्चे लिखते थे जल्दी, जैसे कि पता नहीं इससे बड़ा मतलब आपको ज्ञान नहीं मिल सकता है. रिमेंबर जब हमारे टीचर्स बोला करते थे और हमें लिखना होता था, अगर एक शब्द छूट जाता था तो स्ट्रेस होता था कि अरे ये शब्द छूट गया, किसी बगल वाले से जल्दी से लो. क्या ऐसा बांटा जा रहा है, जो नहीं मिला तो आपका फेलियर हो गया लाइफ में. सो अर्लियर टीचर्स लेक्चर्ड एंड स्टूडेंट्स कॉपीड. Now teachers we are expected to be facilitators of curiosity, है ना. Classroom will be full of discussions, interactive बनाइए, project activities, inquiry based learning, इस तरीके की चीजें जरूरी है. Now there's again a shift from fear of exams, last वाला point है, joy of learning. Curriculum will no longer be exam obsessed, क्योंकि अभी आप कहीं भी बच्चों को देखें तो वो एग्जाम के लिए ही पढ़ते हैं, लर्निंग के लिए नहीं पढ़ते हैं. जो बच्चे लर्निंग के लिए पढ़ते हैं बहुत रेयर होता है, या उन वो दे आर डिफरेंट. तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें बच्चों को बताना है कि डोंट बी एग्जाम ऑब्सेस्ड. एवरीथिंग कैन नॉट बी अबाउट एग्जामिनेशन. और जॉय ऑफ लर्निंग, लर्न किया हम दूसरों से बेहतर कैसे हैं, या दूसरों को हम हेल्प कैसे कर सकते हैं, इस नॉलेज से क्या हुआ नहीं हुआ. It's so beautiful if we are able to generate joy of learning. And it can only be encouraged through a lot of play, arts, physical education. हर बच्चे का favorite period होता है HMP, that is the physical education class or the art classes. Value education से हम लोग बच्चे के अंदर joyful learning करा सकते हैं. And ये जब हम लोग joy of learning बच्चों में create कर देते हैं ना, then the holistic learning starts. जब बच्चा खुद learn करना चाहता है कि अच्छा ये जैसे उसके सामने एक universe खुला है और वो देखना चाह रहा है. तो अगर हम लोग ये कर पाते हैं तो एनईपी विल बिकम अ रियलिटी वेरी वेरी सून. एंड एजुकेशन सिस्टम से ही किसी देश का उद्धार होता है. सो इन शॉर्ट, करिकुलम एंड पेडागोजी आर शिफ्टिंग फ्रॉम रोट मेमोराइजेशन टू रियल एजुकेशन फॉर लाइफ. हाँ, आई विल टेक यू टू द लास्ट स्लाइड. सो नेशन का जो भी राइज या फॉल होता है ना, कोई भी नेशन कैसे राइज करता है या फॉल होता है, उसका बहुत बड़ा उसका जो उसकी आधारशिला होती है उसकी हेल्थ एंड एजुकेशन पर होती है. तो एजुकेशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. जैसे कि हमने पहले भी एग्जाम्पल लिया ऑफ जापान. तो जापान आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 वाज रिड्यूस्ड टू एशेस, नो रिसोर्सेज, नो वेल्थ, बट बहुत कम समय में वो इकोनॉमिक पावर हाउस बना. फाउंडेशन क्या था, एजुकेशन वाज द फाउंडेशन. अगर आप जापान की हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा. सिंगापुर, जितने लोग यहाँ पे अगर सिंगापुर के बारे में जानते हैं या गए हैं या यूट्यूब पे देखा है, it's a tiny island with no natural resources, yet it is built on one of the strongest economies in the world. Its wealth was not in the ground but in the minds of its people. It's a very very structured country. resources नहीं है और बहुत अपने आप में वो self sufficient है, क्योंकि जो सोचने का तरीका था was based on education. Now look at India. We have something even more powerful, जो हमारे पास largest young economy है, लार्जेस्ट यंग पॉपुलेशन है, जिसमें हम लोग ने बताया 250 मिलियन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है.
But the big question is, are we giving them the kind of education that the 21st century demands? और इसका answer क्या है? Yes, if we are able to understand NEP and if we are able to follow its guidelines into our curriculum and pedagogy, we are doing it. Rote learning cannot prepare a child for anything that I said is not only irrelevant but is also very dangerous. The world, that is जो कल आने वाला है, जो tomorrow, वो demand करता है creators, innovators, problem solvers, compassionate, resilient people and leaders. We now don't need followers. हमें innovators चाहिए, leaders चाहिए. So we need to be very particular that if country like Japan can rise from ashes, if so South Korea can leap from poverty to prosperity, if Singapore can shine without resources, then imagine even India can achieve with the world's largest reservoir of young minds. So much we can attain क्योंकि हमारा reservoir क्या है? Young population है, provided कि हम उन्हें educate करें correct तरीके से. So if we get the education right, India will not just only participate in the global race, India will, set the pace. So that's the end of my session on the insights into the NEP. Thank you very much for writing so much to me. इतना ज़्यादा content है इस session में कि I was not able to reply to the chats. But thank you for all the good comments. And NEP can only become a reality जब हमारे educators, they understand it and they connect to the cause. So thank you very much. I'll take your leave now.